नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो? हम ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, परीक्षा की तैयारी में लगे रहो। एक मिनट हम आपसे बात ये करना चाहेंगे कि आप कैसी शिक्षा लेते हैं। दवा लेना होता है तो कहाँ से लेते हैं? कोई सामान खरीदना होता है तो गारंटी वाला खरीदते हैं कि ऐसे खरीदते हैं? शायद दवा लेना होता होगा तो आप पढ़े लिखे डॉक्टरों से लेते होंगे। शिक्षा लेनी होती होगी तो कोचिंग या विद्यालय की स्टैंडर्ड समझते हैं कि वहाँ अध्यापक कैसे हैं, पढ़े लिखे, विद्यालय किसी स्टैंडर्ड का है। और हम देखते हैं कि सामान भी जब हम लेते हैं या लेने जाते हैं तो उसकी भी हम क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। आज के समय में देखा जाता है कि यूट्यूब पर भी बहुत इस तरह से वीडियो लोग डाल दे रहे हैं जिसके बारे में लोग न तो अपनी योग्यता बताते हैं और सामने वाले बेवकूफ भी समझते हैं। आप कहीं से भी शिक्षा लो, ये जरूर देखो कि आप समय बेकार तो नहीं जा रहा है। जो आप सीख रहे हो क्या वो सही सीख रहे हो? कहीं परीक्षा में सीखी हुई बात गलत ना हो जाए, इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान दो। जो बुक पढ़ रहे हो कैसा प्रकाशन की है, कैसा राइटर उसका है, क्या वो राइटर एथेंटिक है, प्रमाणित है? अगर ऐसा नहीं है तो उसके बताए हुए आंसर आपके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए आपसे हमें रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं से भी कोई बुक खरीदो अच्छी प्रकाशक की हो, कहीं कोचिंग करो वहाँ क्वालिफाई अध्यापक हो, यूट्यूब से भी देखो, ऐसी वीडियो देखो जो सही जानकारी देते हो। विद्यालय में भी नाम लिखाओ, ऐसे विद्यालय में जहाँ अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक हो। ये आप मेरा एक सजेशन जरूर मानिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पिछला वीडियो था पाचन तंत्र के कुछ प्रक्रियाओं को हम अध्ययन किए थे, वीडियो बना था। तो आज उसके आगे एक वीडियो डालेंगे, बनेगा, जो पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बगैर हमारा पाचन पूर्ण नहीं हो सकता। हम स्वस्थ नहीं रह सकते, रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आज उस ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो आइए हम उस ग्रंथ के बारे में अध्ययन करते हैं। वो कौन सी ग्रंथि है जो पाचन में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो ग्रंथि है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये आमाशय के ठीक नीचे ये स्ट्रक्चर था, ये आमाशय था, आमाशय है। यहाँ से ग्रहणिक भाग शुरू होता है। ठीक इसके नीचे ये ग्रंथ स्थित होती है। ये ग्रंथ स्थित होती है। ये होता है हमारा क्या? अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। ये ग्रंथ यहीं स्थित होती है। पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथ कही जाती है। कैसी ग्रंथ? मिक्स ग्लैंड। ये ग्रंथ हमारे शरीर में दो तरह ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथ, एक अंतःस्रावी ग्रंथ। बहिस्रावी ग्रंथियां किसका सिक्रेशन करते हैं, किसका स्राव करती हैं? ये बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइमों का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। क्या निकालती हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं रहता, संचित नहीं होता। ये सीधे निकलता है, ग्रंथ से निकलता है और सीधे ब्लड में मिल जाता है। एंजाइम कहाँ मिलते हैं? एंजाइम हमारे पाचन तंत्र में जो आहार नलिका होती है, मुख गुहा से शुरू होकर के एनस तक वो ग्रंथि आती, नलिका आती है। इस पाचन नलिका में ही
या कह ले आहार नलिका में एंजाइमें मिलती हैं। तो पैंक्रियाज हमारा बताए कि ये मिक्स ग्लैंड है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। पैंक्रियाज क्या है? अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथ है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करता है। अब देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। क्या? बहिःस्रावी ग्रंथ, क्योंकि बहिःस्रावी ग्रंथ से एंजाइम स्रावित होता है, ये दोनों चीज काम करता है, बहिःस्रावी अंतःस्रावी। एंजाइम कौन कौन से निकालता है? एंजाइम देखते हैं, एंजाइम इसका कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए क्या निकालता है? बहिःस्रावी ग्रंथ का जब ये काम करता है, कार्बोहाइड्रेट तीन ही पोषक तत्व हमारे शरीर में पचता है। एक शर्करा या स्टार्च, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए यहाँ निकलता है एमाइलेज। क्या निकलता है? एमाइलेज। ये एंजाइम है। एमाइलेज या इसी को कहते हैं एमाइलोक्सिन। एमाइलोक्सिन ये एंजाइम है। एमाइलेज या एमाइलोक्सिन ये एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा है वसा। वसा को पचाने के लिए क्या ये निकालता है? वसा को पचाने के लिए अग्न्याशय से निकलता है लाइपेज। क्या निकलता है? लाइपेज। इसी को लाइपेज को कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। लाइपेज को कहते हैं स्टीएप्सन। लाइपेज ये एंजाइम है, वसा को पचाता है। एक एंजाइम और निकलता है प्रोटीन पचाने के लिए। क्या? प्रोटीन। हमारे हाथ में प्रोटीन पचता है। प्रोटीन पचाने के लिए अग्न्याशय से निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। आमाशय में निकलता है पेप्सिन और अग्न्याशय में निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। क्या? काइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम निकलता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो ये बहिःस्रावी ग्रंथ का काम है एंजाइम निकालना। अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन्स निकालना। तो बहिःस्रावी ग्रंथ का काम अग्न्याशय क्या करता है? इस तरह से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकाल करके कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से बहिःस्रावी ग्रंथ का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथ का काम ये कैसे करता है। देखते हैं उसको, अंतःस्रावी ग्रंथ का काम ये कैसे करता है। एक हम चित्र बनाते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरह से काम करता है।
अग्न्याशय का हम बना लेते हैं। अग्न्याशय आप देख रहे हैं, ये चित्र है। अग्न्याशय का हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे। अनुप्रस्थ काट कैसे काटते हैं? मान लीजिए ये मूली है, ये मूली है। जब हम इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, इस तरह से काटते हैं, कि क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट। और जब ऐसे ऐसे काटते हैं, ये कहलाता है लंबवत, लंबवत काट। हमको लंबवत काट नहीं काटना है, हमको काटना कैसे है? अनुप्रस्थ काट, ऐसे ऐसे। अग्न्याशय को इस तरह से हम काट करके इसका अध्ययन करें, देखें इसके अंदर कैसी संरचना होती है। हम उसी चीज को देखते हैं। अग्न्याशय का अनुप्रस्थ काट, अग्न्याशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र इस तरह से आप बना लीजिए कॉपी पर अपने। और इसमें इस तरह से कोशिकाएं होती हैं, पिंडक होते हैं। ये पिंडक हैं, ये क्या है? ये पिंडक है। क्योंकि अग्न्याशय की संरचना बेलनाकार लगभग होती है, तो इस तरह से इसकी संरचना काटेंगे तो पिंडक इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें पिंडक के पाए जाते हैं। आप इस तरह से पिंडकों की कॉपी बना लीजिए। ये पिंडक हैं, ये पिंडक हो गए। अब इनके अंदर की इस तरह से कुछ कोशिकाएं इस तरह की संरचना में पाई जाती हैं। आप इनको इस तरह से बना लें। डबल लेयर की इनको होती, इनकी भित्ति मजबूत होती है, 2 स्तरीय भित्ति होती है। इनको इस तरह से बना लिए। ये चित्र बन गया। अब यहाँ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ये पिंडक होते हैं, इनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस ग्रंथियों को भी बना लिए। ये ग्रंथियां हो गई। इस तरह से पिंडकों में ग्रंथियों का हम दर्शा देंगे। सभी पिंडकों में इस तरह से स्रावी ग्रंथ होती है। कौन स्रावी ग्रंथ होती है? इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं। इस तरह से ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को कहते हैं, पहले तो जान लो, इनको कहते हैं पिंडक। क्या कहते हैं? पिंडक। ये क्या हो गया? पिंडक हो गया। जो ये गोले गोले दिख रहे हैं, इनमें जो सेल दिख रही है, क्या है? पिंडक है। अब इन पिंडकों में जो ये संरचना दिख रही है, ये क्या है? अंतःस्रावी या तो स्रावी, स्रावी कोशिका। किसका? पिंडक का। पिंडक स्रावी कोशिका, ये हो गया। जो ये संरचना दिख रही है, ये संरचना, इस संरचना को कहते हैं गोहिका। क्या कहते हैं? गोहिका। गोहिकाएं पाई जाती हैं सभी पिंडकों में। और ये जो होता है अंदर का भाग, इस भाग को कहते हैं लैंगर। क्या? लैंगर हैंस, लैंगर हैंस की द्वीपिका। क्या कहते हैं? लैंगर हैंस की द्वीपिका। लैंगर हैंस की द्वीपिका है। इन पिंडकों से एंजाइम स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जो ये पिंडक हैं, इनसे एंजाइम स्रावित होता है। लेकिन जो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं हैं, इनसे क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? हार्मोन्स। इसका अध्ययन, लैंगर हैंस द्वीपिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम लैंगर हैंस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इन सेलों को, इन कोशिकाओं को लैंगर हैंस की द्वीपिका रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया? लैंगर हैंस
साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया। उन्हीं के नाम पर इन कोशिकाओं को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा गया। अब देखते हैं कि इस लैंगरहैंस की द्वीपिका में, इसमें ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी, क्योंकि हमारा पैंक्रियाज अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से काम करता है। कैसा काम करता है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। बहिःस्रावियों में हम देखे क्या निकाल रहा था? एंजाइम। एंजाइम निकला, वो सीधे हमारे कहाँ गया? पाचन तंत्र में। जो आहार नाल में लिखा है उसमें गया, भोजन पचा दिया। अब देखते अंतःस्रावी ग्रंथ से जो लैंगरहैंस की द्वीपिका, यहाँ से क्या क्या निकलता है। यहाँ देखा गया 3 तरह की सेल पाई जाती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में। अंतःस्रावी ग्रंथ ये है लैंगरहैंस। क्या है? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका, 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 इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितने तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3। इसमें 3 प्रकार के, 3 प्रकार की कोशिका, क्या कोशिका पाई जाती है। पैंक्रियाज के बीच में, इन पिंडकों के मध्य में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। इन द्वीपिकाओं में 3 तरह की, कितना? 3 तरह के सेल पाई जाते हैं। कौन कौन से सेल हैं? नंबर 1 अल्फा सेल। अल्फा, क्या? अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका। इस कोशिका का काम क्या है? इसको देख लेते हैं। अल्फा कोशिका पाई जाती है, ताकि करती क्या है? अल्फा कोशिका का काम होता है शुगर लेवल को बढ़ाना है। क्या करता है? ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। जब हमारे ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है, ग्लूकोज कमी हो जाती है, तो यकृत में संचित ग्लाइकोजन को, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को पुनः किस में बदल देती है? शुगर में बदल देती है। अल्फा कोशिकाएं यकृत में संचित ग्लाइकोजन को, जो पहले ब्लड में अतिरिक्त शुगर था, अतिरिक्त ग्लूकोज था, क्या हुआ था? यकृत उसको किस में बदल लिया था? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बदल कर को अपने पास संचित कर लेता है। जिस तरह से हम लोग गेहूं चावल को कुछ घर में रख लेते हैं, विषम परिस्थिति में इसको खाएंगे, बाहर वाला पहले खाते रहेंगे, ठीक उसी तरह से यकृत भी करता है। जो ब्लड में अतिरिक्त शुगर रहती है, एक्स्ट्रा शुगर रहता है, उसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बदल करके अपने पास वो संचित कर लेता है। लेकिन कभी स्थितियाँ ऐसी आई हुई, आदमी बीमार हो गया, या वो मीठा नहीं खा पाया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को नहीं खा पाया, अब उसके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट कमी हो गई। ऐसी स्थिति में अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? उस ग्लाइकोजन को, इसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए, ग्लूकोज स्तर को क्या करती है? ग्लूकोज या शुगर की स्तर को, की स्तर या मात्रा को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। कौन? ये अल्फा कोशिकाएं जो पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाते हैं, ये ग्लूकोज के स्तर को या उनके लेवल को ब्लड में बढ़ा देती है। कहाँ से बढ़ा देती हैं? जो पहले से यकृत में संचित ग्लाइकोजन है, उसको किस में बदल देती हैं? पुनः शुगर में बदल देती हैं। तो देखिए यहाँ यकृत में संचित, यकृत
में संचित ग्लाइकोजन, किसको? ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? पुनः शुगर, किसमें? शुगर में बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं शुगर में, जिससे हमारे ब्लड में पुनः शुगर की मात्रा सही हो जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। ये तो काम है अल्फा कोशिकाओं की। अब दूसरा देखते हैं कि बीटा कोशिका। क्या? बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाओं का काम क्या है? बीटा कोशिकाएं नंबर दो क्या है? बीटा सेल या कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। इसका काम क्या है? ये भी इसी लैंगरहंस की द्वीपिका जो होती हैं, इसी में बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका काम क्या है? शुगर स्तर को घटाना। क्या काम है इसका? शुगर स्तर को घटाना। बच्चों एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो में देख लीजिएगा, आप और किताबों में देख लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब आप खोजोगे, हो सकता है उसे भी मिल जाए मैं जो बताने जा रहा हूँ। अब तक लोग ये आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, इंसुलिन, बीटा कोशिका से क्या बनता है? इंसुलिन। क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। ये सही है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। अब यहां लोग सीधे बता देते हैं कि इंसुलिन शुगर का पाचन करता है। क्या करता है? इंसुलिन शुगर का पाचन करता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या शुगर का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका में। सही बताया आपने, कहाँ होता है? कोशिका में। बल्कि कोशिका में न होकर आप बताएं कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो शुगर का पाचन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, इंसुलिन उसको कैसे पचा लेगा ब्लड में? ये सोचने वाला विषय है कि आप इसको अपने कहीं भी पूछिएगा, ये सब बता देते हो इंसुलिन शुगर का पाचन करता है, जबकि पाचन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। तो बच्चों आप यहाँ थोड़ा से इसको ध्यान से 2 बार पढ़िएगा और आप समझ एकदम आ जाएगा। इंसुलिन शुगर को कैसे पचाता है, आप ये आप समझ लीजिए। इंसुलिन का काम है, इंसुलिन करता क्या है? यहाँ बीटा कोशिकाओं से निकल करके ये पहुंच जाता कहाँ? ब्लड के साथ पहुंचता कोशिका के बाहर। कहाँ पहुंचता है? कोशिका के बाहर। और जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या ये कोशिका है? कोशिका अंदर है, ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंसुलिन की कमी की या इंसुलिन के अभाव में ये कोशिका झिल्ली इतना हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है कि ग्लूकोज जो ब्लड में है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। जब ये लेयर कोशिका झिल्ली कठोर हो जाती है, जिस रास्ते से ग्लूकोज का अणु शुगर में से कोशिका के अंदर आता है, वो छिद्र इतने पतले हो जाते हैं तो ग्लूकोज का अणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तब क्या होगा? शुगर की मात्रा कहाँ बढ़ जाएगी? ये हमारी रुधिर नलिकाएं हैं, इसके अंदर कोशिका है, रुधिर नलिकाएं हैं, कहाँ
ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, इसी ब्लड में शुगर बढ़ जाता है क्योंकि वो कोशिका के अंदर जा ही नहीं पाता है। ठीक, ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब इंसुलिन जब ठीक मात्रा में निकलती है इस कोशिका झिल्ली को, इसमें बने जो द्वार होते हैं, जो छिद्र होते हैं, पतले पतले छिद्र होते हैं, उसको ये इंसुलिन इस झिल्ली को इतना स्मूथ कर देती, मुलायम कर देती है, उनके छिद्रों को खोल देती है। शुगर के कण, शुगर के अणु सीधे कोशिका के अंदर आ जाते हैं। क्या करते हैं? ब्लड में से कोशिका के अंदर शुगर के अणु आ जाते हैं। और जब ब्लड में से कोशिका के अंदर शुगर के अणु आ जाएंगे तो ब्लड में क्या होगा? शुगर की मात्रा घट गई, घट गई कि नहीं? घट गई, क्योंकि यहाँ ब्लड में जो शुगर था वो कहाँ चला आया? अब इस कोशिका के अंदर चला आया। और जब कोशिका के अंदर चला आता तो इसके अंदर पाए जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रियम को ग्लूकोज शुगर आ करके पच जाता है और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमको ताकत मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। अब आप श्योर हो गए होंगे, इंसुलिन डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट या शुगर को नहीं पचाती है, बल्कि उसको करती क्या है? उसको इस कोशिका के अंदर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। इंसुलिन शुगर को कोशिका के अंदर पहुंचाने का काम करती है, इसके छिद्रों को खोल करके इसके अंदर शुगर को पहुंचाने का काम करती है। ठीक, अभी बात आपको समझ आ गई। अगले कोशिका कौन पाई जाती है? अगली कोशिका देखते हैं, इस लैंगरहैंस की दीपिका में पाई जाती गामा, तीसरी है गामा कोशिका। कौन सी कोशिका? गामा, गामा कोशिका। गामा कोशिका, यहां से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? यहां हार्मोन्स निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ये हार्मोन्स यहां से निकलता है। ये हार्मोन्स निकलता, इसका काम क्या है? क्योंकि हार्मोन्स हमारे शरीर में कहीं संचित नहीं रहता, ये आप जान लो। वो निकलता है सीधे ब्लड में मिलता है, ब्लड के माध्यम से उस अंग तक पहुंच जाता है जहां इसकी जरूरत होती है, और वहां पहुंच करके खर्च हो जाता है, ये स्टोर या संचित नहीं होता है। तो सोमैटोस्टैटिन भी हार्मोन्स का काम क्या है? इसका काम होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। क्या काम है? मांसपेशियों का हड्डी से जोड़ना, ये काम होता है गामा कोशिका का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये हार्मोन्स कौन सा काम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया अल्फा कोशिका हो गई, बीटा कोशिका हो गई और गामा कोशिका हो गई। सोमैटोस्टैटिन के अनियंत्रण से एक समस्याएं और आती हैं, वो है आदमी की शरीर अनियंत्रित होकर के लंबाई बहुत हो जाती है, उसकी चौड़ाई बहुत हो जाती है, या इसकी कमी से अगर इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा अगर कम है तब क्या होता है? और इसको जान लीजिए, ये एक काम और करता है, ऊर्जा का उत्पादन, क्या? ऊर्जा का उत्पादन व स्वांगीकरण, स्वांगीकरण माने है कि पोषक तत्वों को कोशिका द्रव में घोलने लायक बना देता है।
उनके पोषक तत्वों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। स्वांगीकरण माने होता है कि पदार्थों का कोशिका के अंदर पहुंच जाना। कोशिका द्रव कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है। तो ये गामा कोशिकाओं का काम है जो सोमाटोस्टैटिन हार्मोन्स निकालते हैं। इनका काम होता है कि जो पदार्थ होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनके अणु बड़े बड़े होते हैं, उनको तोड़ करके ऊर्जा निकालना और उनका स्वांगीकरण कहाँ? कोशिका द्रव में पहुंचा देता है, जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं। जब ये पहुंचेगा तो कोशिकाएं फूल जाएंगी, सभी पोषक तत्व पहुंचते हैं तो कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती हैं, लंबाई में बढ़ती हैं, चौड़ाई में बढ़ती हैं। ये काम होता है गामा कोशिकाओं का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इसको आप 2 बार अवश्य पढ़िएगा और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, कहीं भी किसी तरह कोई डाउट क्रिएट होता है, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा और उसका सलूशन विदिन 24 आवर्स या नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। ओए ओए बुद्ध बंद करा तब दूसरा बने जाए ना।